अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश का मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है टेंसेस। तो टेंसेस अमूमन जो मैंने देखा है वो बीए, एमए, इवन दैट एमफिल के स्टूडेंट्स को भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको टेंसेस नहीं आते। तो जब तक आपको टेंसेस नहीं आते तो आप इंग्लिश को बोल सकते हैं, मगर करेक्ट इंग्लिश, दुरुस्त इंग्लिश नहीं बोल सकते, दुरुस्त इंग्लिश सीख नहीं सकते और लिख नहीं सकते। तो स्पेशली जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको लिखने के लिए, और जो जिन्होंने मास्टर्स करना होता है, ग्रेजुएशन करनी है इंग्लिश में, तो इंग्लिश के सब्जेक्ट को लिखने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान, सादा से सादा लफ्ज़ों में 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करके मैं आपको टेंसेस करवाऊं, ताकि आपका आज के बाद ये मसला ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, टेंसेस का मतलब है ज़माना। ठीक है, अगर किसी फिक्रे में ज़माने की बात हो रही है तो वो टेंसेस में शामिल होगा। कुछ लोग यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ हैव, ये जो सिंपल फिक्रात होते हैं उनको टेंस में शामिल नहीं करते, जबकि वो टेंस में शामिल होते हैं। सिर्फ उनके अंदर एक एक्शन नहीं होता। वरना फर्ज कर लें, ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब थी, ये मेरी किताब होगी, तो ये टेंसेस हैं, ये ज़माने में शामिल है। लेकिन ये इब्तदाई हिस्सा है। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो ज़रूर पहले देखें। टेंसेस से पहले आपको टेंसेस की बेसिक जो है वो समझ में आ जाएगी। उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, लेकिन जो एक्शन वाले फिक्रात हैं इनमें वर्ब भी साथ इस्तेमाल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टेंसेस हैं जिनमें एक्शन है, या ये एक्शन वाले फिक्रात। तो सबसे पहले हम इस तरतीब से करेंगे कि हम सबसे पहले इंडेफिनिट, यानी कि टेंसेस में जो है वो हम 3 से 4 तरह उनको डिवाइड करते हैं। उसमें इंडेफिनेट आते हैं, उसमें कंटिन्यूज आते हैं, और इसी तरह उसमें कंटिन्यूज के बाद जो है वो हमारे पास परफेक्ट में आता है और परफेक्ट कंटिन्यूज में आता है। तो जब हम इंडेफिनेट की बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम तीनों टेंसेस जो हैं, तीनों ज़माने जो हैं वो हम करें। तो सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो है इंडेफिनेट, और इंडेफिनेट में हम तीनों ज़माने करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो आपको टेंसेस का सबसे जरूरी हिस्सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी गुफ्तगू का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, लेकिन वो सिंपल में है, यानी कि इंडेफिनेट में है। तो इंडेफिनेट में हम आज तीनों टेंस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बनाया है, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है जो आपको ज़माना बताता है। उसके बाद वर्ब है जो आपका एक्शन है, जिसकी आपने फॉर्म देखकर लगानी है ज़माने के लिहाज से। इसी तरह आपकी प्रपोजिशन है यहाँ पे, जो आपको पोजीशन बता रही होती है सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, सब्जेक्ट ऊपर है, सब्जेक्ट नीचे है। तो इसी तरह लास्ट में रह जाता है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा हो। तो सबसे पहले हम, एक फिक्रा है वो स्कूल जाता है, सबसे ज्यादा कॉमन फिक्रा जो हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ही, देखें सब्जेक्ट के नीचे मैंने ही, क्योंकि ही काम कर रहा है, स्कूल ही जा रहा है, तो ही काम कर रहा है, तो हम ही के लिए सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट के नीचे ही को लिखें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब याद रखें, ना प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है ना पास्ट इंडेफिनेट में आता है, तो दोनों में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। हमने पहले सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, उसके बाद वर्ब लगेगा। तो ये वर्ब का लिख दिया मैंने कि प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डू इस्तेमाल होता है, और वो भी सवालिया फिक्रों में, और फॉर्म जो है यहाँ पे फर्स्ट इस्तेमाल होती है। बाकी ये मैंने फार्मूला लिख लिया है, इन चीजों को ज़हन नशीन कर लें तो आप आसानी से हर फिक्रे को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर प्रपोजिशन है, और फिर
ऑब्जेक्ट है। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं, मनफी फिक्रा बनाते हैं, मसलन वो स्कूल नहीं जाता है, तो इस नहीं के लिए हम यहाँ पे डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। अब देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। डज नॉट, फिर वही वर्ब आ गया, वही प्रेपोजिशन आ गई, वही ऑब्जेक्ट आ गया, तो फर्क यहाँ पे सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब का फर्क। अब इसी तरह वो स्कूल जाता है सवालिया फिक्रा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, शुरू में ले आएंगे, बाकी सारी तरतीब आपकी वही है, वही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा और आपका प्रेपोजिशन है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसमें सबसे ज्यादा हमने एफर्ट करनी है या इससे ज्यादा हमने जो सबसे ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हमने डिफरेंस समझना है कि प्रेजेंट, जब इंडेफिनिट का प्रेजेंट हम कर रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और वर्ब कौन सा लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब कौन सा लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और वर्ब कौन सा लगेगा, ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारे यहाँ पे दो टेंसेस कवर करेगी, प्रेजेंट और फ्यूचर, और पास्ट में सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में दो टेंस होंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर, और सेकंड फॉर्म हमारी सिर्फ पास्ट में आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं। तो आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्क समझना है, बाकी सारा फिक्रा सेम है। अब आ जाए पास्ट में, तो फार्मूला पास्ट में भी वही है कि पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है। आप स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करें तो इसी तरह ऊपर स्ट्रक्चर बना लें, उर्दू के फिक्रे से इंग्लिश की ये चीजें निकाल के तरतीब से लिखते जाएं, तो फिक्रा आपका खुद ब खुद बन जाएगा। याद रखने वाली सिर्फ आपकी ये चीजें हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है और वर्ब कौन सा लगना है। तो ये देखें, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, ही। इसी तरह हमारा देखें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगा है, फॉर्म हमने चेंज कर दी है, सेकंड कर दी है, और इसके अलावा हमारा कोई फर्क नहीं आया। यहाँ पे हमने फॉर्म चेंज की है, वही टू है, वही स्कूल है। इसी तरह ये जो डज नॉट था उसको की भी हमने फॉर्म चेंज कर दी है, डिड नॉट कर दिया है। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पे फॉर्म आपकी, जब आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज कर दी है तो ये गलती आपने हरगिज नहीं करनी, यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म वापस आ गई, क्योंकि ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। जब पहले वर्ब को आपने सेकंड फॉर्म में कर दिया है तो दूसरे वर्ब को करना जरूरी नहीं। इसी तरह आपके पास जब सवालिया में आएगा तो डिड शुरू में आ जाएगा, यहां पे भी सवालिया में आपका डज शुरू में आया था, सब्जेक्ट वही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे, फॉर्म हमने फर्स्ट कर दी है, और उसके बाद ये हमारा टू भी वही है, स्कूल भी वही है। तो थर्ड और लास्ट जो भी हम करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंटिन्यूज होगा। उसी तरह देखें, हमने ही भी वहीं पे है, सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। ठीक है, हमने सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बस। हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, वही तरतीब है, गो टू स्कूल। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगा दिया है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ले गए। तो इसका मतलब है कि जब आपका सवालिया फिक्रा बनता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाता है, और आपका जब नेगेटिव यानी कि मनफी होता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद नॉट का अजाफा हो जाता है। तो ये बड़े सिंपल से सिंपल अल्फाज में मैंने आपको बताया है। आपका इसके मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन आप टेंसेस जरूर करें। टेंसेस में आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं उनको जरूर मेमोराइज करें, याद करें, तो आपकी ट्रांसलेशन बेहतरीन हो जाएगी। आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। ऐसी मजीद आसान से आसान लफ्जों में ग्रामर और इंग्लिश सीखने के लिए वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, शुक्रिया।